हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज के हमारे इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने हाल ही की पिछले 2-3 साल की एग्जाम्स में से उठाए हैं ताकि आपको एक एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल के बारे में समझ हो, साथ ही आप ट्रेंड जान पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अभी पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें 2 नंबर सेट दिए हुए हैं। इनके बीच में दी हुई संख्याओं के बीच में जो लॉजिक है उसी के आधार पे हमें हमारा ऑप्शन में से उत्तर ज्ञात करना है। तो पहला जो सेट है उसमें क्या दिया गया है 18, उसके बाद दिया है 9 और उसके बाद दिया है 36। तो 18 का आधा 9 होता है, हम सब जानते हैं, और 18 को 2 गुना होता है 36। मतलब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x बटे 2 है और तीसरी संख्या 2x है। यही लॉजिक लगा हुआ है। दूसरे सेट में भी यही लॉजिक लगा है क्या 36, 18 और दिया है 72। तो 36 का आधा होता है 18 और 36 का 2 गुना होता है 72। यही लॉजिक है। अब देखते हैं हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 46 दिया है पहले ऑप्शन में। 46 का आधा होता है 23, यहाँ 33 है, ये रूल आउट हो जाता है। 24 का आधा होता है 12, लेकिन 24 का 2 गुना होता है 48, यहाँ दिया हुआ है 36, ये ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। 58 का आधा होता है 29, लेकिन 58 का 2 गुना होता है 116, यहाँ पे 118 दिया, ये ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि 32 का आधा होता है 16 और 32 का 2 गुना होता है 64। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या कहा गया है कि ये एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमको दो, और उनके इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पे दो कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं, तीन कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं। कौन से कंक्लूजन सही हैं ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न आता है हम वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट हमको दिया गया है ऑल चेरी आर पिंक। ऑल चेरी आर पिंक है तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। छोटा वाला सर्कल अगर चेरी का है तो पिंक उसके बाहर वाला सर्कल हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, हमें दिया गया है सम ब्लू आर नॉट आर पिंक, सम ब्लू आर पिंक। जो एक ब्लू का अगर हम सर्कल बना लें तो उसका पिंक के साथ कुछ ओवरलैपिंग है, ये कहा गया है। तो ये तो पहली संभावना होती है। दूसरी संभावना हमारे पास क्या हो सकती है कि ये जो ब्लू है ये चेरी को भी इंटरसेक्ट कर सकता है। मतलब अगर ये चेरी का सर्कल है और ये पिंक का सर्कल है तो ब्लू इस प्रकार से यहाँ तक भी इसको इंटरसेक्ट कर सकता है। हमारे जो कंक्लूजन है वो दोनों स्थितियों में सही साबित होना चाहिए, जब भी हम उसको एक वैलिड कंक्लूजन मानेंगे। पहला कंक्लूजन सम ब्लू आर नॉट चेरी, सम ब्लू आर नॉट चेरी, यहाँ पे ब्लू और चेरी का कोई संबंध नहीं है, तो पहले कंक्लूजन में तो पहले स्थिति में तो ये सही है। दूसरे में देखते हैं यहाँ पे ब्लू और चेरी का कुछ ओवरलैपिंग है, तो ये वाला कंक्लूजन तो गलत साबित हुआ। दूसरा देखते हैं ऑल पिंक आर चेरी, ऑल पिंक आर चेरी, ये जो पिंक का ये वाला हिस्सा है ये तो चेरी का हिस्सा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये वाला भी गलत साबित हुआ। उसके बाद क्या कहा गया है, सम पिंक आर चेरी, चेरी का ये है, पिंक का ये हिस्सा चेरी में है, जो छोटा वाला सर्कल है, यहाँ पे भी है और दूसरी वाली स्थिति में भी है। तो सिर्फ इसी कंक्लूजन तीन दोनों स्थितियों में पालन कर रहा है। कंक्लूजन तीन हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। CHSL मार्च 23 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 30 से लेके 35 सेकंड का समय लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला शब्द हमको ज्ञात करना है। युआन और चाइना में जो संबंध है, हम जानते हैं कि चाइना की जो करेंसी है वो युआन है, और येन कहाँ की करेंसी ये हमको ज्ञात करना है। येन है जापान की करेंसी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न है। हमसे कहा गया है नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये हमको ज्ञात करना है। कौन से दो चिन्ह है, प्लस का और डिवाइड का, इनको आपस में बदल देंगे तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये हमको ज्ञात करना है। पहला समीकरण हमको कौन सा दिया हुआ है, हम सीधे चिन्ह बदल के ही उसको हल करने की कोशिश करते हैं। 27 है, 27 के बाद डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 माइनस 18 गुणित 3, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो इसको हम सीधे यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। बराबर में क्या दिया हुआ है 24। इसको आगे हल करते हैं तो अब इस समीकरण में ये हो जाएगा 1, 9 एकम 1 और 9 दूनी 18, यहाँ पे ये बचता है 2।
आगे हल करेंगे, 2 और 3 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा 6, तो 27 धन 3 माइनस 6, 27 और 3 को जोड़ने पे हमको मिलता है 30, और 30 में से 6 घटा दें तो हमको मिलता है 24। सामने भी हमको दिया है 24, तो पहला समीकरण तो सही साबित हुआ। दूसरा समीकरण क्या है, उसको भी चिन्ह बदल के लिख लेते हैं। तो 12 डिवाइड की जगह हम लिख देंगे प्लस, ये हो जाएगा 8 गुणित 12, फिर हो जाएगा प्लस की जगह हम लिख देंगे डिवाइड का चिन्ह, डिवाइड है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ -7। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये 2 गया, ये इसको और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब हो जाएगा 12 धन 6 -7, 12 और 6 को जोड़ देंगे तो मिलता है 18, 18 -7 आगे हल करेंगे तो हमको मिलता है 11, लेकिन इसके सामने हमको क्या दिया हुआ है 19। तो दूसरा समीकरण ऐसा है जो सही नहीं होगा, हमसे यही पूछा गया है दूसरा कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो ओनली 2 विल नॉट बी राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। हमें 3-3 अक्षरों के वर्ड्स के समूह दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बाकियों से भिन्न है हमको ज्ञात करना है। फैक्ट्री, गैराज, कैसीनो हम जानते हैं इनका अर्थ क्या होता है। इंजीनियर, सर्वेंट, ग्रॉसर इनका अर्थ भी हम जानते हैं। ग्रॉसर मतलब किराने की दुकान वाला। सेलर, सेलर मतलब जो पानी के जहाज पे चलने वाला व्यक्ति होता है। डॉक्टर, पेंटर हम ये भी जानते हैं डॉक्टर क्या है, पेंटर क्या है। मैकेनिक हम जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर मतलब ज्योतिष। और वॉरियर मतलब सिपाही। तो अब ये ध्यान से अगर हम गौर करें तो पहले को छोड़ के दूसरे, तीसरे और चौथे में जो शब्द दिए हुए हैं वो किसी ना किसी पेशे को दर्शा रहे हैं, मतलब व्यक्ति की ऑक्यूपेशन को दर्शा रहे हैं, जबकि पहले में जो शब्द है वो किसी प्लेस को दर्शा रहे हैं। फैक्ट्री एक प्लेस होता है, गैरेज एक प्लेस होता है, कैसीनो एक प्लेस होता है। तो पहला बाकी के 3 से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। मार्च 23 CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको मुश्किल से 12 से 15 सेकंड लगने चाहिए। वो जब भी होगा जब आप ऐसे प्रश्नों की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अल्फ़ाबेट की कोडिंग दी पूछी गई है हमसे। अब देखते हैं दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, जब भी अल्फ़ाबेट के प्रश्न आते हैं प्लेस वैल्यू का सहारा लेते हैं। प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट्स हमको डीप में याद होना और सभी लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना हमको बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3, और इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। ये फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू, सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू। जब जेड के बाद फिर से हम ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं तो ए को हम फिर बोलते हैं 27, बी को बोलते हैं 28, और यही क्रम आगे बढ़ता है। और एक होता है अपोजिट पेयर का, जब दो लेटर दिए हों, हमको 2 लेटर दिए हों और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम है अगर वो 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट लेटर बोलते हैं। जैसे कि ए और जेड, ए की प्लेस वैल्यू थी 1, जेड की प्लेस वैल्यू थी 26, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। अपोजिट पेयर के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। कैप्चर्स, कैप्चर्स को कैसे कोडित किया गया है। CATURES। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब इतना बड़ा काफ़ी लंबी 8 या 10 डिजिट का या उससे बड़ा कोड हो तो हमको प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखना या फिर प्लेस वैल्यू ही यूज़ करने में से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। जब इसको कैप्चर्स को अगर मान लो 2 या 3 डिजिट का कोई कोड दिया होता तो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा होता या फिर घटाया होता या गुणा किया होता, लेकिन अब इतना बड़ा नंबर है तो जोड़ घटा और गुणा करना तो परीक्षा के दिए हुए समय में संभव नहीं है। तो फिर डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज लिखी हैं ऐसी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, ए की क्या होती है 1, पी की होती है 16, टी की कितनी होती है 20, यू की कितनी होती है 21, आर की कितनी होती है 18, ई की कितनी होती है 5 और एस की होती है 19। अब इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है 24111 206182219। अब 3 और 24 को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे जो पहला जो नंबर है उसमें से हम 2 अंक ले लेते हैं और 3 और 24 को जोड़ दें तो क्या मिलता है 27 मिलता है। 27 मतलब ये 24 क्या हो गया, 24 सी
की जो प्लेस वैल्यू है और 24 को जोड़ दें तो हमको 27 मिलता है। मतलब यहाँ पे ये किसकी प्लेस वैल्यू है, ये x की प्लेस वैल्यू, तो c के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद a की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे सीधे उसके बाद 1 लिखा हुआ है तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। p की प्लेस वैल्यू है 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 11, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 27। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने पे हमको फिर से 27 मिला है, मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं। फिर t की प्लेस वैल्यू होती है 20 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 20, मतलब क्या हुआ, ये भी एक दूसरे के, ये अपोजिट नहीं है, ये डायरेक्ट है। मतलब अल्टरनेट प्लेस वैल्यू पे पहले के बाद तीसरे पे अपोजिट पेयर दिया हुआ है, फिर दूसरे के बाद चौथे पे डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी गई है। यहाँ पे देखिए 21 और 6 इन दोनों को जोड़ा तो 27 मिला, फिर 18 का सीधे 18 लिखा गया, 5 को और 22 को जोड़ा तो फिर 27 मिला, 19 का सीधे 19 लिखा गया। मतलब डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी है दूसरे चौथे छठे स्थान पे और अपोजिट पेयर लिखे हुए हैं पहले तीसरे इस पांचवे इस प्रकार के स्थान पे। देखते हैं डेकोरेट में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या, DECORATE, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की होती है 5, सी होता है 3 पे, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे और ई होता है 5 पे। क्या कोड लिखा गया है इसका, इसका कोड लिखा गया है 23415929175। अब देखिए अगर इसको देखें तो 4 और 23 को जोड़ने पे मिलता है 27, मतलब अपोजिट पेयर पहला। दूसरा डायरेक्ट लिखा हुआ है 5, फिर तीसरा अपोजिट पेयर 3 और 24 को जोड़ दिया, फिर चौथा डायरेक्ट 15 का सीधे 15 लिख दिया गया, फिर पांचवा 18 और 9 को जोड़ने पे क्या मिला हमको 27 मिला, फिर उसके बाद जो है ये डायरेक्ट लिखा गया, फिर अपोजिट पेयर, फिर ये डायरेक्ट, मतलब अल्टरनेट प्लेसेस पे लिखा गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, एजुकेटर, EDUCATOR, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, डी 4, यू 21, सी 3, ए 1, टी 20, ओ 15 और आर 18 पे। अल्टरनेट चलते हैं तो इसका अपोजिट क्या होता है, 5 का अपोजिट होता है 23, 4 को हमने सीधे लिख दिया, 21 का अपोजिट होता है 6, 3 को हमने सीधे लिख दिया, 1 का अपोजिट होता है 26, 20 को हमने सीधे लिख दिया, 15 का अपोजिट होता है 12 और 18 को हमने सीधे लिख दिया। तो 2 3 4 6 3 2 6 2 0 2 1 2 0 1 2 1 8। अब देखते हैं ये नंबर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2246 2246 2246 सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 326, उसके बाद 326 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया, ये रूल आउट हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 326, यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद दिया है 2012, उसके बाद 2012 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2012 दिया हुआ है और यहाँ पे 2021 है, ये रूल आउट हुआ और उसके बाद आखिरी में 18, तो यहाँ पे 19 है, ये रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। वैसे तो इस प्रश्न को परीक्षा के समय भी आपको एट बेस्ट भी करेंगे तो 50 से 60 सेकंड आपको लग जाएंगे। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हमको इसको रिव्यू के लिए मार्क कर देना चाहिए और अंत में अगर समय बचता है तो करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न इवन दो है सरल कॉन्सेप्ट के, लेकिन आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा किल करेंगे। 50 से 60 सेकंड एक आइडियल टाइम है जब आप ऐसे प्रश्न को हल कर पाएंगे, लेकिन वो उसी केस में कर पाएंगे जब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो नंबर अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू की और अपोजिट पेयर्स की। आगे बढ़ते हैं। पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। कागज के टुकड़े को पहले इस प्रकार से मोड़ा गया है, फिर इस प्रकार से मोड़ा गया है और ऐसे काटा गया है। जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा वैसे तो सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं। आमतौर पे ऐसे प्रश्नों के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, तो सिर्फ हम प्रैक्टिस से ही हल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएं और जब इसको ऐसे खोला गया तो सबसे पहले वो इस दिशा में ऐसे मोड़ा गया था, तो इस दिशा में उसकी अपोजिट दिशा में वो खुलेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन तो कॉमन रहेगी। उसके बाद ये मान लेते हैं वर्टिकल लाइन है और ये वाली जो तिरछी लाइन है, स्लैंट लाइन है, वो इस प्रकार से हो जाएगी और ये वाली आकृति तो वहीं के वहीं है। ये इस प्रकार से है, ये आकृति, ये सेमी सर्कल बना
ये फिर स्लांट लाइन आई, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और ये जो सर्कल है वो यहाँ पे बना। तो अब जब खोलेंगे तो ये वाली आकृति, ये वाली जो स्लांट लाइन है यहाँ पे आएगी। उसके बाद क्या है, एक ये सेमी सर्कल, आधा सर्कल दिया हुआ है, फिर ये स्लांट लाइन कंटिन्यू करेगी, फिर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और फिर ये आकृति कंप्लीट होगी। ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आकृति बनेगी, और इसी का उल्टा, इसी का ऊपर जब खुलेगी तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। बस यहीं तक हम हल करना है और हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। अब देखिए सर्कल कॉर्नर पे है, यहाँ पे बीच में दिए, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। अब देखते हैं उसके बाद दिया है यहाँ पे, ये तीसरे वाले में बीच में सर्कल है, यहाँ पे कोई पे भी बीच में सर्कल नहीं, तो तीसरा भी ऑप्शन रूल आउट हुआ। ऐसे प्रश्न हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही करने हैं। अब यहाँ पे ये जो आकृति है देखिए, यहाँ पे ये आकृति बीच में आ रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में बीच में सर्कल आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 में ये आकृति आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये भी मार्च CHSL मार्च 2023 में पूछा गया प्रश्न है। छठे स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो या बड़ी संख्या हो, 4 अंक या उससे ज़्यादा की संख्या हो, तो हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना है उसमें। मतलब कि हमें गुणा भाग जोड़ या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से उसका हल नहीं करना है। हमें डिजिट्स जो दिए हुए हैं, अंक जो दिए हुए हैं, उन्हीं को आपस में देखना है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी रहती, या तो उन डिजिट का सम देख लेना चाहिए सभी का, या फिर अल्टरनेट पहले दूसरे का देख लो, तीसरे चौथे का देख लो, या फिर पहले तीसरे का और दूसरे चौथे का देख लो, या फिर इनका डिफरेंस देख लेना चाहिए, उससे हमको हमारी हिंट मिल सकती है माइनस करने से, या फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। इससे हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। अब पहले दो को देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 4 3 2, और उसको कैसे कोडित किया गया है, 2 3 4 5। अब इसको देखने पे 2 को ऐसे लिख दिया, 3 को ऐसे लिख दिया, 4 को ऐसे लिख दिया और 5 को ऐसे लिख दिया, तो ये लॉजिक है। अब देखते हैं यही लॉजिक दूसरे तीसरे और चौथे में भी लगा हुआ है क्या, 6 1 9 2। यहाँ पे कैसे लिखा गया है, 1 2 6 9, तो ये लॉजिक तो नहीं लगा, नहीं तो ये इसके कोड की शुरुआत 2 से होती। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इस संख्या को गौर से देखने पे हम पाते हैं इसमें सबसे छोटा जो अंक है वो है 1, उसको शुरू में लिख दिया, फिर उससे बड़ा जो अंक है उसको उसके बाद लिखा, फिर उससे बड़ा जो अंक है उसको उसके बाद लिखा, और सबसे बड़े अंक को सबसे अंत में लिखा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में अंकों को लिखा है। यहाँ पे भी वही हुआ है, 2 सबसे छोटा था, फिर 3 उससे बड़ा था, 3 को यहाँ लिखा, 4 उससे बड़ा था, 4 आया, और अंत में 5 सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3, उसके बाद कौन सा है 5, उसके बाद कौन सा है 7, और उसके बाद कौन सा है 8, तो 3 5 7 8, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। नंबर सीरीज से जब प्रश्न आता है, नंबर से इन जनरल जब भी प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच का अंतर देखना चाहिए हमको, देखना चाहिए संख्याएं तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है या कम अंतर से हो रही है। तो यहाँ पे देखने पे हमको ये मिलता है कि काफ़ी कम अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल सकता है। जब अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो 20 से लेके 22 पे आए तो कितना हुआ, +2 हुआ। 22 से लेके 26 +4 हुआ। 26 से लेके 32 +6 हुआ, और 32 से लेके 40 तो +8 हुआ। कैसे बढ़ रही है सीरीज, +2 +4 +6 +8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10 हो जाएगा। तो 40 में 10 जोड़ने पे हमको मिलता है 50, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब हमसे क्या कहा गया है कि यदि 27A 11A 8 इज इक्वल टू 8 है, तो हमको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। CHSL मार्च 23 का प्रश्न है। क्या दिया है, 27A 11A 8, और इसका मान क्या है, 8 है। तो अगर हम देखें तो 27 में से अगर हम 11 घटा दें तो हमको मिलता है 16, और 16 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है। मतलब ए का के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। देखते हैं यहाँ पे भी यही लगा कि हुआ है क्या, अगर माइनस देखते हैं तो ये सही साबित होगा। 48 में से 37 गए तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है
11 और 11 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको मिलता है 9। यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो 56 माइनस 5 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और 56 माइनस 8 कर देंगे तो हमको मिलेगा 48। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।